हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट्स में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और चैप्टर 3 में हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस यानी अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 देख लिए थे। यानी 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस मैंने आपको बता दिए हैं। गोइंग कंसर्न और कौन से थे बोलो? गोइंग कंसर्न था, कंसिस्टेंसी अजम्पशन था और अक्रूवल था। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मैं आपको करवा चुकी हूँ और आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या आप मेरे साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करने के लिए तैयार हो? तो हाउस द जोश? गुड सर। ओके, तो इतने अच्छे मौसम में ऑफ कोर्स आपको पढ़ने का मजा आएगा। तो चलो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अभी तक आपने अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं देखे तो ये चैप्टर में अकाउंटिंग अजम्पशंस भी हैं 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। अक्रूवल खासकर ध्यान से सुनना और गोइंग कंसर्न ध्यान से सुनना, ठीक है। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बच्चों क्या बोलता है कि बिजनेस, जब भी आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो तो देखो, अकाउंट्स का टीचर है तो सबसे पहले आपको ये सिखाएगा कि जब भी आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो तो ओनर जो है बिजनेस का, जैसे मेरा श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स है, तो श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स यानी जो इंस्टीट्यूट है, जो फर्म है, वो एक सेपरेट पर्सन है और ओनर को अपने आप को एक सेपरेट पर्सन काउंट करना है, तभी आप श्रीधर की अकाउंटिंग कर पाओगे। क्या बोल रही हूँ मैं? यानी अगर आपको श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की अकाउंटिंग करनी है तो श्रीधर को एक सेपरेट पर्सन मानना और रितु मैम को एक सेपरेट पर्सन मानना, तब भी मैं श्रीधर की अकाउंटिंग कर पाऊंगी। और जब भी आप किसी की अकाउंटिंग करो तो अपने आप को वो बिजनेस मान लेना, फिर देखना कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, बैंक बैलेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वो तभी सेट होंगे जब आप अपने आप को वो बिजनेस मान लोगे, तभी आपके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सेट होंगे। दूसरी बात, बिजनेस का जो ओनर बिजनेस में जो पैसे लगाता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसको कैपिटल ट्रीट करा जाता है। आपको भी पता है कैपिटल एक तरीके की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। अब कैपिटल ओनर का ही बिजनेस है, ओनर ही पैसे ला रहा है, ओनर के ही पैसे थे, घर से पैसा लाके बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस भी उसका, घर भी उसका, तो फिर उसको लायबिलिटी क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि लायबिलिटी की डेफिनेशन होती है इट इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी जो आपको पैसे में फ्यूचर में किसी को चुकाना है, मनी के रूप में किसी को चुकाना है, तो वो क्या बन जाती है? आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो कैपिटल, वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी? कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वाई? क्योंकि बिजनेस को आपने एक सेपरेट व्यक्ति माना है और ओनर अपने आप में इंडिविजुअल एक अलग व्यक्ति है, तो ओनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसे कैपिटल बोलते हैं और कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। ओके, तो यह है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और यही क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो देखो कैपिटल क्या लिखा है? कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी टू अ फर्म, कि कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अब देखो क्या लिखा है, बिजनेस एंड ओनर आर अ सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस को अलग एंटिटी मानना है और ओनर अपने आप में अलग व्यक्ति है। रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है, यानी मैंने, मानो मेरे बेटे का नाम आरव जायसवाल है, मानो क्या? हाँ, मेरे बेटे का नाम आरव है। आरव जायसवाल की मैंने स्कूल की फीस चुकाई, बताओ इज दिस अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? इज दिस अ ट्रांजेक्शन ऑफ श्रीधर? नो, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ श्रीधर। लेकिन इसलिए वो श्रीधर में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने श्रीधर के बैंक अकाउंट से चुकाई हो तो, यानी श्रीधर का जो बैंक अकाउंट है मैंने वहां से आरव की फीस चुकाई है, तो यस, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग बोला जाता है। तो इट इज ट्रीटेड एज अ ड्राइंग और ड्राइंग की तरह उसको आपको ट्रीट करना है और रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज, और वो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो कैपिटल में से उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो वेन एवर यू पास अ जर्नल एंट्री, तो यू विल पास द जर्नल एंट्री लाइक दिस, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। और जब उसको आप फाइनल अकाउंट में दिखाओगे तो कैपिटल में से ड्राइंग को क्या कर देते हैं, माइनस। कैपिटल वो था जो ओनर बिजनेस में लगा रहा था, ड्राइंग वो है जो ओनर बिजनेस से निकाल रहा है। तो अब बोला जाएगा कि भाई जैसे 1 लाख रुपए लगाया, 20,000 मैंने आरव की फीस चुकाई, तो अब बिजनेस कितना देने के लिए लाइबल है, 80,000 कैप ओनर को देने के लिए लाइबल है। इसलिए ड्राइंग को कैपिटल में से क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ओके। तो रिकॉर्ड द ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, नॉट फ्रॉम द बिजनेस, नॉट फ्रॉम द ओनर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओके। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ट्रीट अ बिजनेस एंड ओनर एज अ सेपरेट पर्सन, separate entities, separate firms. For an example, that is the reason whenever owner introduce capital, introduce cash in a business, then it is treated as a liability for a business in the form of or in the name of capital, okay। चलो, तो ये था आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसा नाम वैसा काम। तो देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी सारे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसे मनी में मेजर किया जा सकता है, जिसे मनी में आप वैल्यू कर सकते हो, उसको ही बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी वो वाले ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता वो बुक्स में रिकॉर्ड किए नहीं जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की ऑनेस्टी को क्या आप मनी में मेजर कर सकते हो, बताओ। एम्प्लॉय की ऑनेस्टी को क्या आप मनी में मेजर कर सकते हो, नो। तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा क्योंकि हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल सैलरी पेड या पेबल टू स्टाफ, पे करनी बाकी है, पर भले पे करनी बाकी है या भले आपने पे कर रही है, सैलरी पेड या पेबल, तो पेड अगर आपने चुका दी है ऑफ कोर्स, तो कैसे चुकाई होगी, मनी के फॉर्म में, तो आप उसको मनी में मेजर कर सकते हो। तो दिस इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एज एन एक्सपेंस। और अगर सैलरी पेबल है यानी चुकानी बाकी है तो भी आप उसको मनी में मेजर कर सकते हो कि भाई कितनी चुकानी बाकी है, तो इट विल ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ओके। तो रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो देखो पढ़ते हैं, ओनली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है उसी को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। तो देखो, कांट मेजर एम्प्लॉय लॉयल्टी, एम्प्लॉय की लॉयल्टी या ऑनेस्टी को आप मनी में मेजर कर सकते हो, नो, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, रूल 1 और 2 पढ़ लिया। नेक्स्ट 3, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जब भी किसी फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो तो एक वो फिक्स पीरियड की होनी चाहिए, और वो फिक्स पीरियड जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट फिक्स पीरियड चालू हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के ही इनकम और उसी पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करने हैं और वो रेगुलर इंटरवल पे होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बाय डिफॉल्ट यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, 12 मंथ्स का पीरियड लेते हैं जो स्टार्ट होता है आपका
1 अप्रैल को और ख़त्म होगा आपका 31 मार्च को। तो लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड्स, जो स्मॉलर पीरियड्स यूजुअली कितने महीने के होते हैं, ऑफ 12 मंथ्स, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस। इसको ही क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग पीरियड। अगर मानो मेरा बिजनेस 5 साल से चल रहा है और मैंने अभी तक कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, कोई फाइनल अकाउंटिंग नहीं किया, तो मैं कैसे मेजर करूंगी कि भाई मेरे ये 5 साल के या 1 साल का प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो उन्होंने बोला हर रेगुलर इंटरवल के बाद आपको ट्रांजैक्शंस को फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। फाइनल अकाउंट्स में आप कितने अकाउंट बनाते हो, 3, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 अकाउंट आपके बताते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट, जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं आपके बिजनेस का फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। और ये अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली यानी 99% केसेस में ज़्यादातर बिजनेस किसका लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 मंथ्स का लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड किसको बोलते हैं, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड यूजुअली ऑफ 12 मंथ्स, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 March. It is important for measuring the performance of any enterprise. ये किसी बिजनेस की या किसी एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा लिख के बताती हूँ। हम इसको इसके साथ थोड़ा सा क्लब कर लेते हैं। चलो, तो देखो यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड हमारा कैसे स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च तक। पर आप बोलो मैम मेरे जो गुरुजी हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने बोला अब आप अपना पहला बिजनेस है इसलिए स्टार्ट करना 1 नवंबर से, तो अप्रैल तो कब का ही गया, तो अब मैं क्या ये 6 महीने की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल से अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो ये क्या 5 महीने की मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, अरे करनी है, लेकिन पहला अकाउंटिंग ईयर आपका डिफर हो सकता है। आपके गुरुजी ने जो बोला वो आप मान लो, लेकिन खत्म करना इसको 31 मार्च को। तो द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी बिजनेस मे वेराई, मतलब चेंज हो सकता है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू फॉलो 1 अप्रैल टिल 31 मार्च, जो भी ईयर है आपका। ठीक है, तो पहला साल की अकाउंटिंग होगी आपकी ये 5 महीने की, फॉर 5 मंथ्स ओनली। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपके कितने साल की अकाउंटिंग होगी, पूरे 1 साल की, यानी 12 महीने, और ये साल जनवरी से नहीं होगा। और अगर आप महाराष्ट्रन हो तो वो बोलते ना, अभी मैं तारक मेहता देख रही थी तो वो गुजरात ये महाराष्ट्रन का होता है पाड़ू, कुछ जैसे पंजाबियों का भी कुछ अलग ईयर स्टार्टिंग होता है, गुजरातियों का कुछ दिवाली के बाद जो ईयर्स आते हैं तब होता है। तो अब नॉर्मली 1 जनवरी से होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड बोलता है लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज broken into a smaller period, usually it is of 12 months, start from 1 April till 31 March. It is due to measure the performance of the enterprise or a business. It is done for know the performance or a financial status of any business. Okay, चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या बोलता है कि रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव
इज स्टैब्लिश, यानी आपको किसी भी पीरियड के अकाउंट, यानी सेल जब होती है, यानी रेवेन्यू जब, तो रेवेन्यू किसी भी अकाउंटिंग पीरियड को सेल को बोलेंगे हम। तो सेल्स को आपको किसी भी अकाउंट्स के, किसी भी बिजनेस की सेल्स को आपको कब रिकॉर्ड करना है बुक्स में, बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब उसका आपका लीगल राइट क्या हो गया है, स्टैब्लिश हो गया है, लीगल राइट टू रिसीव। लीगल राइट टू रिसीव कब स्टैब्लिश होगा, जब आपने उसको गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। तो जब आपने उसको गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर गई है तो आपका लीगल राइट टू रिसीव क्या, मनी, स्टैब्लिश हो चुका है। भले वो आपको अभी मिला है या सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मैं अभी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दूंगा, भले वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देगा, तो भी आप उसको एज अ सेल रिकॉर्ड कर सकते हो। और वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और ड्यू टू क्रेडिट सेल यानी क्रेडिट सेल कहलाएगा। और ड्यू टू क्रेडिट सेल आपके हीरोज पिक्चर में आते हैं, और इन हीरोज को क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर आपकी करंट असेट होता है। क्या होता है आपकी करंट असेट्स, यानी करंट असेट्स यानी जिसको 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप क्या डेटर को ऐसे बोलोगे कि आपने किसी को क्रेडिट सेल की, मानो को ए है, मैंने ए ने बोला मैम मुझे ये पेन खरीदना है, बोला एम से उसको परचेज करना था, ए ने एम को क्या किया, सेल किया पेन। अब क्या एम ए को ऐसे बोलेगा अरे भाई तेरी इच्छा हो जब पैसे दे के जाना, क्या आपको कोई दुकानदार ऐसे बोलता है क्या, नहीं, वो आपको बोलेगा, अगर आप उसको बोल रहे हो भाई मुझे क्रेडिट पे चाहिए, तो आपको बोलेगा ठीक है मैं आपको 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, हर बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है, तो वो आपको एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड टाइम पीरियड देगा जो 12 महीने के अंदर अंदर ही होगा। और 12 महीने के अंदर अंदर आपको एम को क्या ट्रांसफ़र कर देना है, कैश ट्रांसफ़र कर देना है। और मानो एम ने ए को 2 महीने की क्रेडिट दी है, 2 मंथ्स की क्रेडिट दी है, तो 2 महीने के लिए एम क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, डेटर। एम के लिए ए क्या बन जाएगा, डेटर, और ए के लिए एम कौन बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि ए एम को चुकाएगा तो ए की ये लाइबिलिटी है, तो ए की बुक में एम क्रेडिटर बन जाएगा और एम की बुक में ए डेटर बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया वापस सुनो। क्रेडिट सेल से कौन जनरेट होते हैं, डेटर्स। और डेटर्स कौन होते हैं, हमारी करंट असेट, यानी उनसे हमें पैसा मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप सेल मतलब सेल को आप क्या बोल सकते हो, दूसरा वर्ड रेवेन्यू, जैसे ही आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होने वाली हो, रिकॉग्नाइज मतलब राइट टू ऑब्लिगेशन हो गया है सामने वाले का, यानी राइट टू रिसीव अ पेमेंट, रिसीव्ड अ मनी आप स्टेब्लिश कर चुके हो, तब उसे आप सेल मानकर बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं मानो GIIS ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हूँ और मुझे सैलरी मिलती है, मैं वहाँ पे क्या हूँ, टीचर हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी GIS से। लेकिन GIS वाले सैलरी हर दिन की नहीं पकड़ाते मुझे कि तो वो वेजेस हुए, मजदूरों को पकड़ाते हैं ऐसा, तो सैलरी हर दिन की नहीं देते, वो नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को देते हो, 6 तारीख को देते हो या 10 तारीख को देते हो। आपके घर में भी कोई सैलरीड एम्प्लॉय होगा, वो इस पूरे महीने काम करेगा तो नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को सैलरी मिलेगी। तो जैसे ही पूरा मंथ खत्म हुआ 31st, जैसे जनवरी है तो 31 जनवरी जैसे ही खत्म हुआ, मेरा राइट टू रिसीव अ सैलरी स्टैब्लिश हो चुका है और उनका पेमेंट के लिए अब वो राइट फॉर पेमेंट ऑफ, यानी उनकी ड्यूटी बन चुकी है, उनकी राइट नहीं है, उनकी क्या है, ड्यूटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है टू पे द मंथ ऑफ सैलरी फॉर जनवरी टू सैलरीड पर्सन टू एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि मैं उस महीने की सर्विस दे
चुकी हूँ, तो वो हर महीने 5 तारीख को सैलरी पे करते हैं। ओके, समझ में आया? तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है फटाफट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। रेवेन्यू इज रियलाइज व्हेन लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव इट इज स्टैब्लिश। रेवेन्यू कब रियलाइज होती है? जब आपको लीगल ऑब्लिगेशन हो गया है कि अब आपको पैसे मिल गए या मिल जाएंगे। तो व्हेन अर्न मिल गए, नॉट जस्ट रिसीव, अर्न हो चुके हैं पर अभी मिले नहीं हैं, तो वो क्या में आएगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में आएगा। यानी आप उसे एज अ सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हो या एज अ इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, और खर्चे हो तो एज एन एक्सपेंस। पर यहाँ पे खर्चों की नहीं, किसकी बात कर रहा है? रेवेन्यू, यानी सिर्फ सेल की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? देखो, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ डायरेक्ट इनकम दिखाते हो, डेट इज सेल्स, और अगर उसमें से सेल्स रिटर्न है तो वो क्या कर देते हो? माइनस, तो फाइनल अमाउंट बाहर आ जाता है। और एक दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिखाते हो। क्या दिखाते हो? डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, इस तरीके से, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो बचता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या होता है? ये साइड प्लस करो और ये वाली साइड यहाँ तक की माइनस करो, जो बचेगा वो क्या बच जाएगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मेरे सेल मतलब नेट सेल आई मान लो 2000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 1000 रुपये, परचे डायरेक्ट पूरे खर्चे थे मेरे 3000 नहीं 2500 रुपये, तो मेरे को 500 रुपये का यहाँ क्या हो गया? बेनिफिट। इसका टोटल करो तो यहाँ पे देखो आ रहा 3000, 3000 में से इधर का जो है खर्चे माइनस कर दो, वो इनकम हो गई, इनकम में से खर्चे माइनस कर दो, तो बचेगा जो क्या बच गया? आपका प्रॉफिट। फिर आप बनाते हो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आते हो 500 रुपये। यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मानो मैंने ये गुड्स बनाने के लिए किसी को कमीशन दिया था, ये गुड्स बेचने के लिए किसी को कमीशन दिया था, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मानो मैंने किसी को 100 रुपये का कमीशन दिया, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट बच जाएगा 400 रुपये। ठीक है, कैसे निकाला? 500 में से 100 माइनस कर दिया बैलेंसिंग फिगर से, तो इधर बच गया 500 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपये नेट प्रॉफिट। एक बनाते हो आप बैलेंस शीट, ये सब एक ही डेट पे बनते हैं, दैट इज 31 मार्च। यहाँ पे आती है सारी असेट्स और यहाँ पे आती है सारी लायबिलिटीज। अब ये बाद में बताऊंगी जब आएगा तब। अभी देखो मैंने क्या किया, जिस पीरियड आपने इस दोनों साइड में इनकम लिखी है, और यहाँ पे कोई अदर इनकम भी आ सकती है, जैसे रेंट रिसीट 100 रुपये, इंटरेस्ट रिसीट, सेल के अलावा जो इनकम होती है वो सब P&L में आएगी, क्रेडिट साइड। मानो ये भी 100 रुपये, तो देखो 500, 600, 700, 700 में से 100 गए तो 600, यहाँ पे 600 बच जाएगा। समझ में आया? अब ये क्या बोल रहा है, जिस पीरियड के आपने यहाँ पर, सुनो ध्यान से, जिस पीरियड के आपने यहाँ पर इनकम दिखाई है, उसी पीरियड के यहाँ पर आप क्या दिखाओगे? ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, यानी ये इनकम इस पीरियड से मैच होनी चाहिए। यानी इनकम आपको उसी पीरियड, जिस पीरियड के दिखा रहे हो, खर्चे आपको उसी पीरियड के दिखाने हैं। मानो ये मैंने अकाउंट बनाया 31 मार्च, रुको एक मिनट,
31 मार्च 2026। तो बोलो ये पीरियड स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ होगा। तो ये मेरा पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं इसको। अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अब मैंने मानो किसी को कमीशन दिया, कमीशन पेड, और वो मैंने दिया है 1 अप्रैल या 10 अप्रैल 2026। तो ये जो खर्चा है ना, एक्सपेंस पेड 10 अप्रैल 26 का, क्या मैं इस P&L अकाउंट में दिखाऊंगी? बोलो, खर्चा है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस कमीशन पेड P&L अकाउंट में आएगा। तो इस पीरियड में दिखाऊंगी? नो, क्योंकि इस पीरियड में कौन से पीरियड की इनकम है? 31 मार्च 26 तक की इनकम है, जबकि ये खर्चा तो कब हुआ है? 10 अप्रैल को हुआ है। तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, तो नेक्स्ट ईयर आएगा, इस साल नहीं आएगा। समझे? तो क्या अल्टीमेटली सिंपल क्या बोलना चाहता है कि जिस साल के इनकम हो उसी साल के खर्चे दिखाना, पुराना बीत गया वो भी अभी नहीं दिखाना, और आने वाला आएगा वो भी अभी नहीं दिखाना है। उसके लिए उस पीरियड की अकाउंटिंग करोगे तब दिखाना। अंडरस्टूड? चलो अब मैं मेरे पेज पे चलती हूँ। देखो, एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड मस्ट बी मैच, मस्ट 2 बार लिखा है मैंने, जो इसका मतलब जोर डाला है आपने मस्ट पे। तो एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड मस्ट मैच रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, यानी खर्चे उस पर्टिकुलर पीरियड से मैच होने चाहिए जिसकी आपने इनकम दिखाई है। यानी इनकम और एक्सपेंस एक ही पीरियड के होने चाहिए। अंडरस्टूड? इजी? चलो नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? मैंने, ये लिमिटेशन में भी है ना, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी बोल सकते हो आप, या हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कई बार लिमिटेशन में लिख देते हैं ये लोग, तो ये एक लिमिटेशन भी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस, नॉट द करंट मार्केट वैल्यू। कि एसेट्स को आप कितनी प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो? आपकी परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है उस पर। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं भाई साहब, आप इनकम जो कमा रहे हो ना, आप प्रॉफिट जो कमा रहे हो, वो गुड्स बेचकर कमा रहे हो, असेट बेचकर नहीं। तो असेट को कम प्राइस पे खरीदना और ज्यादा प्राइस पे बेचना आपका मोटिव नहीं है। बिजनेस का मोटिव गुड्स खरीदने बेचने से है, ना कि एसेट खरीदने बेचने से। मैं बोलो मैम पहले ये समझाओ ना, एसेट क्या है और गुड्स क्या है। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस है, आपको पीछे मेरे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? मेरे हाथ में पेंसिल दिख रही है ना? आपको मेरे हाथ में टैबलेट दिख रहा है, एप्पल का है, ठीक है? इसके हेल्प से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। अभी ये टैबलेट है, इसके हेल्प से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। तो जब मैं असेट को यूज करके अपने बिजनेस में आपको सर्विस दे पा रही हूँ। अब मैंने आपको बताया टैबलेट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं मैम टैबलेट कितने में खरीदा था, कौन से जनरेशन का है? अब मान लो मैंने टैबलेट खरीदा था 40,000 का, तो वो पूछ रहा है मैडम क्या 30,000 में बेचने के लिए इंटरेस्टेड हो? बताओ मैं यहाँ टैबलेट बेचने के लिए बैठी हूँ? नहीं, मैं आपको इंस्टीट्यूट में सर्विस बेचती हूँ। सर्विस बेचती हूँ मतलब आप जो मेरे से कोचिंग लोगे उसका पैसा मैं आपसे चार्ज करती हूँ, एसेट्स बेचने के लिए नहीं। यानी एसेट से मुझे प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो एक्चुअली एसेट्स क्या होती हैं? जिनको यूज करके आप बिजनेस के ऑपरेशन कंडक्ट करते हो। एसेट्स को बेचना
आपका रूटीन बिजनेस नहीं है। पर कुछ लोग पूछ सकते हैं मैम इसका मतलब कभी ये टैबलेट खराब हो गया, आप 10 साल से यूज कर रहे हो, पुराना हो गया है, सॉफ्टवेयर पुराने हो गए, अब मेरे को मजा नहीं आ रहा इसको इससे पढ़ाने में, तो खराब हो गया तो मैंने बेच दिया। लेकिन बेटा वो मेरी रूटीन एक्टिविटी नहीं है। एसेट को आप बेच सकते हो लेकिन वो आपके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी नहीं है। तो एसेट बेचने से आपको जो फायदा हुआ वो फायदा है लेकिन वो डायरेक्ट इनकम नहीं है, इसलिए उसको आप सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप उस प्रॉफिट को अलग से बुक करते हो और P&L अकाउंट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर, एसेट बेची तो एसेट, मशीनरी बेची तो मशीन के रूप में रिकॉर्ड करोगे अलग से, ठीक है। लेकिन गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जिसका आप रूटीन बिजनेस करते हो, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे हम श्रीधर की बात कर रहे थे, तो श्रीधर में हम आपको सर्विस देते हैं। तो जब भी आप बिजनेस स्टडीज में कोई भी आप बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हो तो आप लिखते हो गुड्स एंड सर्विसेज बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हो सकता है, या आप जो बेचते हो पैसों के लिए वो आपका बिजनेस होगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए वो आपका बिजनेस होगा, तो वहां पे सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। अब मानो मैं फर्नीचर मेरा बिजनेस है, फर्नीचर बेचने का, तो मैं फर्नीचर अगर बिजनेस में बेचती हूँ तो फर्नीचर मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। लेकिन मेरे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, क्या वो मेरा गुड्स है? नहीं, वो तो मेरे बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करता है। हर ऑफिस में आज इतनी गर्मी होती है, एसी की जरूरत पड़ती है आपको, तो वो आपकी असेट है। और फर्नीचर मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स। तो व्हेनेवर आई रिकॉर्ड दिस इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स, तो आई विल रिकॉर्ड गुड्स फ्रॉम द नेम ऑफ परचेज इफ आई एम परचेजिंग एंड, और अगर मैं बेच रही हूं तो मैं उसको सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन मैं एसी खरीद रही हूं या मशीन खरीद रही हूं तो मैं एसी के नाम से रिकॉर्ड करूंगी मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, नॉट परचेज। अंडरस्टूड? तो ये क्या बोल रहे हैं? ये एसेट्स के लिए बोल रहे हैं, गुड्स के नहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट में। तो ये क्या बोल रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में? एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस लेस डेप्रिसिएशन नॉट करंट मार्केट वैल्यू, यानी एसेट को करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि आपके बिजनेस का मोटिव गुड्स बेचने का है, ना कि एसेट बेचने से प्रॉफिट कमाने का। वो आपकी रूटीन एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आप उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? परचेज प्राइस पे। एक एग्जांपल बताती हूं, चलो लिखते हैं एक एग्जांपल। मानो मैंने फर्नीचर परचेज किया, अरे इधर क्यों चला जाता है? फर्नीचर परचेज ₹5,000, 5,000 का था, बट पेड ओनली goods of ₹4,000 in against, यानी मैंने 5,000 का फर्नीचर खरीदा लेकिन सामने पैसे नहीं दिए, क्या दिया? गुड्स दिया। कितने रुपए का? 4 रुपीज का, 4,000 रुपीज का। तो बताओ इस फर्नीचर को मैं बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करूंगी? सो आई विल रिकॉर्ड दिस फर्नीचर। जब मैं रिकॉर्ड करूंगी एंट्री, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ऐसे रिकॉर्ड करते हैं एसेट को, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, क्योंकि ये एसेट है। गुड्स होते तो परचेज अकाउंट डेबिट, एसेट हो तो एसेट के नाम से। 2, अब लेकिन सामने कैश नहीं जा रहा, क्या जा रहे हैं? गुड्स। तो 2 परचेज अकाउंट, सेल के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्या कर देते हैं? क्रेडिट ऑफ रुपीज। अब एंट्री कितने से करूंगी? 4,000 से, जबकि फर्नीचर की मार्केट प्राइस कितनी थी? 5,000, जबकि मैंने फर्नीचर को रिकॉर्ड कितने पे किया है? 4,000 पे।
एक और ले लेते हैं, फर्नीचर परचेज ₹10,000 but paid only ₹8,000। 8,000 रुपए ही आपने पेड किए बिकॉज, और लिखा हुआ है बिकॉज, मान लो वो मेरे दोस्त की दुकान थी, बिकॉज इट इज माई फ्रेंड शॉप, तो उसने मुझे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो बोला ठीक है, अरे यार तू तो मेरा दोस्त है, जो इच्छा हो वो दे, तो मैंने 10 की जगह उसको 8,000 दिए, तो आई विल रिकॉर्ड दिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सामने क्या गया है, कैश, तो टू कैश अकाउंट ओनली विथ 8,000, और चेक से गया हो तो टू बैंक लिखना। ये नहीं भी लिखा होता तो भी मैं कितने पे रिकॉर्ड करती, 8,000 पे। ये लिखा भी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, सामने गए कितने हैं, 8,000, तो आई विल पे ओनली ₹8। आई विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ओनली विथ ₹8,000। आप बोलो मैम डिस्काउंट हुआ ना 2,000 का, डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड करो। नो, डिस्काउंट गुड्स के केस में आएगा, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो कैश हो। असेट पे डिस्काउंट नहीं, असेट को सीधे ही डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू से रिकॉर्ड कर दो। ओके, और इसके साथ एक और चीज बता देती हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, असेट की बात हो रही है तो एक और बता देती हूं। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या बोलता है कि आप असेट खरीदते हो, असेट जब आप परचेज करते हो तो उसको पुट टू यूज करने तक के खर्चे, पुट टू यूज करने तक के खर्चे विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट। काय में जुड़ जाएंगे वो, कॉस्ट ऑफ असेट में जुड़ जाएंगे। पुट टू यूज तक के सारे खर्चे, उसको खर्चा मान के अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है। समझ रहे हो? कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है? ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बोलो मैम नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से बताओ। एग्जाम्पल, मशीन परचेज, मशीनरी परचेज of ₹5,000 and carriage and installation paid ₹100। कैरेज और इंस्टॉलेशन का 100 रुपए दिया। बताओ बिना कैरेज के, यानी वो मशीन मैंने परचेज कर ली और वो सेलर की दुकान पे पड़ा है, बोलो मैं यूज कर सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो मेरे प्लेस पे तो आना चाहिए। और मानो एसी है वो मशीन, तो मैंने एसी जमीन पे रख, कैरेज से आ गया ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन आने के बाद मैंने जमीन पे रख दिया, चला लूँ एसी, क्या वो ऑपरेट हो पाएगा? नहीं, जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा ऑपरेट नहीं होगा। तो इंस्टॉलेशन के भी आजकल एसी के अलग से चार्जेस लगते हैं। कोई भी मशीन हो, जब तक इंस्टॉल नहीं होगी कैसे ऑपरेट करोगे? तो वो पुट टू यूज, यानी जब तक वो इस कंडीशन में नहीं आ जाती कि अब आप उसको यूज कर सकते हो, तब तक के सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये 100 रुपए असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। सो व्हेन यू रिकॉर्ड दिस एंट्री, सो यू विल राइट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक भी लिख सकते हो अगर ऑनलाइन पेमेंट कहते हो, टू बैंक अकाउंट
5100, और यहाँ पे अगर आपने एक साथ लिखा है तो ऐसे 100 है, ठीक है। और आप कई लोग ऐसे भी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। MC यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने 5000 दुकानदार को पे कर दिए थे पेटीएम से, तो 5000 या सॉरी तो 51 मशीन में तो 5100 ही आएगा, 5100, और यहाँ पे 5000 दुकानदार को पे कर दिए। और उसने बोला ट्रांसपोर्टेशन का, ये व्यक्ति आपके साथ जा रहा है साइकिल लेके, लारी गाड़ी लेके, ऑटो लेके, आप इसको घर पे कर देना आपके वहाँ जगह पर। तो वो मैंने 100 रुपया पेटीएम थोड़ी करूंगी, 100 रुपये कैश में पे कर दिए, 100 रुपये। तो कई लोग इस तरीके से भी पास करते हैं, कई लोग इस तरीके से भी पास करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ओके, बोलो कोई दिक्कत? तो पुट टू यूज तक के सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और ये जो अकाउंटिंग आपका प्रिंसिपल था, ये क्या बोल रहा था कि मशीन या कोई भी एसेट को आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? एसेट विल रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस, हिस्टोरिकल प्राइस, नॉट द करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि उससे पैसा कमाना इज नॉट योर मोटिव। ओके, चलो तो देख लेते, पढ़ लेते हैं। एसेट रिकॉर्डेड एट अ परचेज प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, नॉट द करंट मार्केट प्राइस, द हार्ट ऑफ अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये तो जान दो। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड नीड द फिजिकल एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस में जो परचेज का वाउचर होगा आपके पास, जो भी एसेट आपने खरीदी है, वो वाउचर जो होगा उस पर परचेज प्राइस लिखी होगी, ना कि करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। थोड़ी देर और बने रहो, बस खत्म, 3 और समझाऊंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। चलो, फुल डिस्क्लोजर, जैसा नाम वैसा काम। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि फुल यानी अकाउंटिंग यूजर्स, पता है आपको कौन कौन होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं मैडम। कौन कौन हो सकते हैं? जैसे मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो मैं क्या करूंगी? रिलायंस के फाइनल डेटास देखूंगी। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट से पता करूंगी कि भाई रिलायंस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, करंट शेयर प्राइस देखूंगी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो देखूंगी। ठीक है, तब मैं जाके खरीदूंगी। तो मैं क्या बन गई? यूजर। तो हो सकते अब मेरे को खरीदना है, इसलिए मैं कहलाऊंगी पोटेंशियल इन्वेस्टर। किसी ने पहले से खरीद रखा है तो वो कहलाएगा इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट कैसे? आप टैक्स पे करते हो, वो सही है या नहीं है? ठीक है, और कौन हो सकते हैं? शेयर मार्केट यानी सेबी चलाती है शेयर मार्केट, तो सेबी के लोग को फाइनल डेटा चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेशन के लिए चाहिए कि जो आप टैक्स चुका रहे हो प्रॉपर है या नहीं है। क्रेडिटर्स, जो आपको माल उधार पे दे रहे हैं, आपने परचेज किया है उनसे क्रेडिट पर, तो वो क्या बन गए? आपके क्रेडिटर। तो वो देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या नहीं है। मैं एक जमीन खरीदने गई, ये रियल बात है, मेरे को एक लैंड खरीदनी थी, तो मैं गई, है ना, उसके पास जो बुकिंग ऑफिस होता है वहां पे मैंने बोला ये प्लॉट अच्छा है, तो मेरे को ये प्लॉट खरीदना है। प्लॉट की प्राइस थी 1 करोड़ रुपए। मैं गई थी साइकिल से, तो सिक्योरिटी वाला आया फटाफट, मैनेजर को बोलता है सर एक बार बाहर आइए। बाहर बुला के बोलता है पहले सारा सब कुछ चेक कर लेना, मैडम का आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि मैडम आई तो साइकिल से है और प्लॉट खरीदना चाहती है 1 करोड़ का। तो बोलो वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है या नहीं? लेकिन मैं BMW से गई तो। ओके, तो क्रेडिटर्स, आपकी मार्केट में कंडीशन कैसी है, आपके फाइनेंस की, आपके फाइनेंशियल अकाउंट की कंडीशन कैसी है, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, गुडविल कैसी है, वो सब चीजें इफेक्ट करती है और उसी बेसिस पे क्रेडिटर आपको क्रेडिट अलाउड करेगा। ओके, फिर
आपके शेयर होल्डर्स, अगर आप कंपनी हो तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स ही तो होते हैं। फिर मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि बिजनेस में कहाँ कितना पैसा लगा हुआ है, क्या वो प्रॉपर लगा हुआ है, क्या मेरे को इतना पैसा इस एरिया में लगाना है या नहीं लगाना। तो वो फ्यूचर की प्लानिंग करंट ईयर के डेटा को देखकर ही करेंगे। ओके, और कौन हो सकते हैं? और भी बहुत हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक्स लोन के लिए अप्लाई किया, तो वो आपको बोलेंगे जाओ पिछले 3-4 साल के डेटा लेके आओ, तो एक्सेट्रा। तो ये सब जो पार्टीज हैं, इन सबको क्या चाहिए? आपकी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स चाहिए। अब फाइनल अकाउंट में खाली आपके 3 ट्रेडिंग, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही नहीं होता, उसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सब भी होते हैं। ये क्या बताते हैं? ये बोलते हैं ये सब चीजों में फुल डिस्क्लोजर काम आता है। वो सब बोलते हैं यहां पर सभी स्टेटमेंट्स में आपको बायस्ड नहीं होना है। इसका मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मटेरियल है, उन्होंने वर्ड यूज किया है मटेरियल, किसके लिए? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के फाइनेंशियल डिसीजंस को, यानी जहां उनका पैसा लगा हुआ है, उस डिसीजन को हिला सकती है, यानी चेंज कर सकती है, वो सभी इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? मटेरियल कहलाएगी। और अगर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है तो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना जरूरी है। अगर यहां फॉल नहीं हो पा रहे तो यहां शो करना, क्योंकि यहां तो आप बाध्य हो किस चीज के? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के, कि आप वही ट्रांजैक्शन शो करते हो तो जो मनी में हो। लेकिन वो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन है मटेरियल, तो आप उनको यहां शो करोगे। ओके, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बोल सकते हो आप उसको, मटेरियल इंफॉर्मेशन या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ओके, ये 2 वर्ड याद रखना। चलो हम अपने बुक्स पे चलते, क्या लिखा देखो। कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी, ये रिवीजन नोट से आपको पूरा लिखना है, will be important या is important to be present in your financial accounting और annual reports। वो सभी मिलकर फाइनल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। एंड दीज एनुअल रिपोर्ट्स shows all material information, यानी all significant information। ओके, इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। लेकिन उनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब एक्सेप्शंस आपके कोर्स का पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या बताया जाता है कि फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं दिखाओगे तो भी चल जाएगा। ओके, चलो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या एनुअल रिपोर्ट्स में खाली वही इंफॉर्मेशन दिखाओ जो क्या है? मटेरियल है। मानो मैं रिलायंस की ओनर हूं, अब मेरा रिलायंस का कैश बुक 10 रुपए से मैच नहीं हो रहा, तो क्या मैं ये इंफॉर्मेशन 10 रुपए की रिलायंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगी? नो। तो ये क्या मटेरियल इंफॉर्मेशन है? नो। तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना जरूरी नहीं है। तो ओनली डिस्क्लोज
items that influence a user's decision, and those information are called material information, and all material information, that is all significant information, should be disclosed in the books of accounts. ओके, ये इसका एक्सेप्शन भी बोल सकते हो आप कि यहाँ पे बोला फुल डिस्क्लोजर और यहाँ पे क्या बोला, केवल मटेरियल इंफॉर्मेशन। अब देखो, मैंने 500 रुपए का एक कैलकुलेटर खरीदा था ऑफिस के लिए। अब ऐसे देखा जाओ तो सिर्फ 500 रुपए, स्मॉल अमाउंट, लेकिन है तो वो एसेट, एक साल से ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो मैंने उसको एसेट नहीं माना, बिकॉज मैंने जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज किया तो मैंने उसको एसेट नहीं माना, मुझे उसको खर्चा मान के P&L में डेबिट साइड में दिखा दिया, एक्सपेंस। अब क्या ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है? क्या ये इन्फ्लुएंस या क्या ये यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है? नो, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। तो इसको आपको दिखाना जरूरी नहीं है कि हमने 500 रुपए से कम की एसेट को एसेट नहीं मानकर, खर्चा मानकर P&L अकाउंट में दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कन्वर्वेटिज्म। प्रूडेंस क्या बोलता है? प्रूडेंस एक बहुत अच्छी चीज बोलता है। वो बोलता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप एडवांस में प्रॉफिट मान के रिकॉर्ड मत करो। क्या बोलता है? फ्यूचर में अगर आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, मेरे दोस्त ने बोला तेरे पास रिलायंस के शेयर है ना, एक काम कर उसको बेच दे, क्योंकि फ्यूचर में पैसा गिरने वाला है तो तेरे को फायदा हो जाएगा। या रिलायंस के शेयर खरीद ले, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो तेरे को फायदा हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूं मैं कल खरीद लूंगी और कर खरीद लूंगी, इस डिसीजन पे मैंने आज ही प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। क्या ये सही बात है? क्या नहीं। तो उन्होंने बोला, एंड उस वर्ड को बोला है एंटीसिपेटेड प्रॉफिट। तो उन्होंने बोला डू नॉट रिकॉर्ड एंटीसिपेटेड प्रॉफिट, यानी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल या एंटीसिपेटेड लॉसेस, यानी आपको लगता है फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से आप अपने बिजनेस में प्रोविजन बना लो। समझ में आ रहा है? एंटीसिपेटेड यानी फ्यूचर में कोई पॉसिबल लॉस है, उसके लिए रिजर्व्स पहले से बना लो, लेकिन प्रॉफिट के लिए रिकॉर्ड मत करना। फॉर एन एग्जाम्पल, यही रीजन है, आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर, आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स कौन होते हैं? बोले मैम ये पहले ये बताओ बैड डेब्ट्स कौन होते हैं? बैड डेब्ट्स जनरेट होते हैं डेटर्स से। कहां से जनरेट होते हैं? डेटर्स से। अब आप पूछोगे मैम पहले ये बताओ डेटर्स कौन होते हैं? ये बताया बच्चा मैंने अभी, द पर्सन टू whom we have sold goods, जिसका मेरा रूटीन बिजनेस है, ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स को किसी को क्रेडिट पे बेचा है तो फ्यूचर में उससे पैसा आएगा, तो वो कौन बन जाता है? मेरा डेटर। और डेटर हमेशा करंट असेट। क्या होता है? करंट असेट। करंट असेट वो एसेट्स होती है जो इजीली 12th मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने मेरा मान लो ये ऐप पेंसिल बनाने का बिजनेस है, मैंने किसी को पेंसिल बेची, फिर मैं उसको ऐसे कहूंगी क्या तेरी इच्छा हो जब पैसे देना भाई, मेरे को जल्दी नहीं है।
बोलूंगी क्या? नहीं। मैं उसको बोलूंगी 10 दिन के अंदर पैसा दे जाना, 1 महीने के अंदर पैसा दे जाना। और 1 महीना जब आने वाला होगा ना, तो भी मैं 5 दिन बाद बोलूंगी भैया पैसा ड्यू होने वाला है, 5 दिन में इंतजाम कर लेना और पेमेंट कर दे। ठीक है? तो उस करंट एसेट्स, जो पैसा 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, एसेट्स, वो क्या बुलाएगी? करंट एसेट। और डेटर वो पर्सन होता है जिसको हमने उधारी पे गुड्स बेचा है क्रेडिट पर। ओके, तो अब डेटर से कौन जनरेट होता है? बैड डेट। इसका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि दुनिया में सभी लोग बहुत अच्छे हैं? नहीं मैडम, कुछ तो इतने ऐसे होते ही हैं जो आपका पैसा देंगे नहीं, तो वो बन जाएंगे बैड डेटर्स। तो इसलिए उनको बोल दिया बैड डेट्स, यानी वो डेटर्स जो आप बार बार मांग रहे हो और मांगते हुए आपको साल भर हो चुके हैं, और अब आपको लगता है आफ्टर रिपीटेड कॉल्स, आपको लगता है अब ये ए पैसे नहीं देगा, तो ए को क्या मान लेना? बैड डेट्स मान लेना। और ये बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। बैड डेट बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? लॉस। और सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, और आपको होने वाला हो उससे पहले ही आप उसका क्या बना सकते हो? प्रोविजन बना सकते हो। अभी होंगे या नहीं होंगे ये देखा जाएगा, पर हर बिजनेस में आप क्या बना लेते हो? प्रोविजन फॉर बैड डेट। लेकिन अगर ईयर एंड पर मेरे सारे डेटर्स ने मुझे पैसा दे दिया, सभी डेटर्स मेरे अच्छे थे, सभी ने मुझे पैसा दे दिया, तो मैं इसको प्रॉफिट वापस आप मान सकते हो। आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर इसी प्रोविजन को कंटिन्यू कर सकते हो, और वरना ये ओनर्स का ही पैसा है, ओनर्स इसको एज अ इनकम मानकर वापस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा होता है, जनरल रिजर्व्स, यानी फ्यूचर में कोई भी लॉस होगा तो उसकी भरपाई यहां से कर ली जाएगी, और उसको फ्यूचर में अगर लॉस नहीं हुआ तो ओनर इसको क्या मान सकते हैं? प्रॉफिट मान सकते हैं। तो एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए मैं पहले ही क्या कर रही हूं? इंतजाम कर रही हूं। इसको ही बोला जाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आप रिकॉर्ड एज अ लॉस मत कर लो, क्योंकि वो लॉस अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसका इंतजाम कर लो इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन और इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। ठीक है? लेकिन प्रॉफिट के लिए ऐसा कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है।